ये क्वेश्चन है बच्चों, log x अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। ये बच्चों प्रोडक्ट रूल से होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे log x को आप अलग कर लीजिए और इनटू में वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको आप अलग कर लीजिए। अब बताइए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड किसको मानेंगे? एक log है और एक अलजेब्राइक फंक्शन है। log x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, आइलेट में ये पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है, इसको सेकंड मानेंगे। बच्चों यहाँ पर आपको पता है जब आप इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूज करोगे तो हमें सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो आप चाहो तो इसको पहले ही से अलग से ही इवेलुएट कर लो, किसको? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx। देखो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, एक्स प्लस वन को हमने t मान लिया तो dx हो जाएगा dt। तो ये हो जाएगा बच्चों वन अपॉन टी स्क्वायर, जिसको कि आप टी टू द पावर माइनस टू डी टी लिख सकते हो। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा टी टू द पावर माइनस टू प्लस वन, यानी कि माइनस वन, और अपॉन में भी माइनस वन। ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टी, या फिर आप टी की वैल्यू रख दीजिए माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। तो बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, ये इंटीग्रेशन हम लोग यूज करेंगे जब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। बोलिए यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? बोलो। तो चलिए आगे देखिए, इंटीग्रल बाय पार्ट्स में हम करते क्या है, फर्स्ट फंक्शन दैट इज log x, फिर क्या होता है सेकंड का इंटीग्रेशन। सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो माइनस पहले लगा दो और अपॉन में एक्स प्लस वन माइनस, फिर क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी log x का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स। उसके बाद क्या करते हैं, फिर से सेकंड का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों, और ये वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो ये इंटू में नीचे क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर स्टार मान लीजिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो। अरे भैया बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? ओके, अब देखिएगा क्या करते हैं आगे। अब हम इसको स्टार मान लिए, ये जो सेकंड पार्ट है इसको मैं फिर से इंटीग्रेट करना चाहता हूं। और सेकंड पार्ट को इंटीग्रेट किस मेथड से करेंगे, कोई बताएगा? सेकंड पार्ट यानी कि जिसको मैं आई मान ले रहा हूं, लेट आई इक्वल्स टू, यस, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे यहाँ पे बेटा। तो हम इसको वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन को कैसे लिख सकते हैं, ए बाई एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन। एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे एलएचएस में वन रहेगा, आरएचएस में आएगा ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स। अगले स्टेप में इसको आप ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए ऐसे लिख सकते हैं। बच्चों जब कंपेयर करोगे तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, कंपेयर करोगे तो ए प्लस बी की वैल्यू जीरो आएगी और ए की वैल्यू वन आएगी। ए की वैल्यू जब आप इस पे सब्स्टिट्यूट करोगे इस इक्वेशन पे, तो बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। ए और बी की वैल्यू आ गई, इसको आप लोग इस इक्वेशन में क्या करिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये जो इंटीग्रल आई है ये क्या हो जाएगा, देखिएगा, देखिए ए की वैल्यू वन है और बी की वैल्यू माइनस वन है। हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना था, तो ये अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएगा। और ए और बी की वैल्यू रखिए, ए की जगह पे वन, तो यहाँ पर ए की जगह पे हमने वन रख दिया, और बी की जगह पे माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे वन। कोई प्रॉब्लम किसी को? अगले स्टेप में ये हो जाएगा log x माइनस log x प्लस वन, जिसको कि आप लिख सकते हो log x अपॉन x प्लस वन प्लस सी। अब ये बच्चों वैल्यू जो आपने आई की वैल्यू निकाली है, इसको आप इक्वेशन नंबर स्टार में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर, माइनस log x अपॉन x प्लस वन प्लस log x अपॉन x प्लस वन प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आया समझ में? बोलिए। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग बच्चों रिस्पॉन्स
बहुत रुक रुक के दे रहे हो या बहुत धीमे दे रहे हो, ऐसा क्यों? कुछ डाउट है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी बोल, तुम ही बोल दिया करो। एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको भी इंटीग्रल बाय पार्ट से करेंगे। कॉस इनवर्स एक्स को अलग कर लीजिए, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स और इनटू में एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा हमारे लिए इनवर्स फंक्शन, और ये हमारे लिए सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फिर वही काम मैं करने जा रहा हूँ। सेकंड फंक्शन को मैं पहले ही आपको रफली इंटीग्रेट, रफली क्या करेंगे इसको फेयर में ही, बट मैं इसको साइड में इंटीग्रेट करके निकाल ले रहा हूँ। एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने t मान लिया, ये हो जाएगा माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt। न्यूमरेटर में x dx है तो x dx क्या आ जाएगा -1/2 dt। तो चलिए इस पे सब्स्टिट्यूट करिए। जब इस पे रखेंगे तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी dt। तो 1 अपॉन रूट टी को t टू द पावर -हाफ ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -हाफ t टू द पावर -हाफ सॉरी -हाफ +1 अपॉन में भी -हाफ +1 प्लस c, जो कि इंप्लाई करेगा -1/2। -हाफ +1 करोगे बच्चों तो +हाफ मिलेगा, और ये डिनोमिनेटर में 1/2 है तो न्यूमरेटर में 2/1 हो जाएगा, और इनटू में ये t टू द पावर हाफ यानी कि रूट टी। ये 2 से ये 2 कैंसिल बच्चों, आया क्या फाइनली -√t। t की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कुल मिला के इसका इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म यहाँ पे जो इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी हमें फार्मूले में, उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे। क्या होता है इंटीग्रल बाय पार्ट्स का फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन दैट इज कॉस इनवर्स एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन जो कि है -√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बताइए जरा फर्स्ट फंक्शन का यानी कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, बताओ। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताइए, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब ये भी किसी को नहीं याद है, क्या होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आया है -√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो ये यहाँ पे फिर जो प्लस था इसको आप माइनस ही रहने दो। ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे ऑलरेडी। तो कुल मिला के फाइनली आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो माइनस कॉस इनवर्स x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आया समझ में? सेकंड क्वेश्चन बोलो। ओके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन 4x माइनस 4 अपॉन 1 माइनस कॉस 4x। अच्छा इस तरह का एक पैटर्न मैंने आपको डिस्कस किया है, एक स्पेशल टाइप का, याद है किसी को? e टू द पावर x के कोफिशिएंट में क्या हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया हुआ है, अगर e टू द पावर x और विद इन ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x है बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, e टू द पावर x इंटू fx प्लस c। अब हमें फिलहाल ये देखना है, यहाँ बाहर तो e टू द पावर x है, बट ये जो ब्रैकेट के अंदर है अगर इसको हम दो पार्ट में ऐसे कुछ ब्रेक कर सकें fx प्लस f डैश x के फॉर्म में, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा, बट अभी उतना आसानी से वो ब्रेक होने वाला नहीं। इसके लिए करेंगे क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 4x, अगर मैं इसको ये लिखूं e टू द पावर x साइन 4x को 2 साइन 2x cos 2x लिख सकते हैं या नहीं?
साइन टू थीटा वाला फार्मूला लगाए, और माइनस में 4 है और अपॉन में 1 माइनस, अब यहाँ पे cos 4x है, cos 4x को मैं लिख रहा हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। अब देखो इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर आप डिनोमिनेटर में ध्यान से देखेंगे, माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप करिए क्या, e टू द पावर x, अब आप इसको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग किसको, 2 साइन 2x कॉस 2x, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 साइन स्क्वायर 2x। इसी तरह से माइनस 4 अपॉन 2 साइन स्क्वायर, ये बचेगा कि नहीं बच्चों। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा, एक साइन 2x से एक साइन 2x कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4। तो बचा क्या हमारे पास, सिंपली ये हो जाएगा e टू द पावर x, और विद इन ब्रैकेट में क्या बचेगा, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे cos 2x है, हाँ तो cos अपॉन साइन cos होता है, ये हो जाएगा cot 2x माइनस 2, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर को हम cosec स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अब देखिए ये क्या हो गया, e टू द पावर x cot 2x माइनस 2 cosec स्क्वायर 2x। अगर आप चाहो इसको fx प्लस f डैश x के फॉर्म में बनाना चाहते हो तो यहाँ पे प्लस लगा दो और यहाँ पे माइनस लगा दो, इसको ब्रैकेट में कर दो। अब जरा हियर हम fx देख रहे हैं cot 2x को, fx हमारे लिए क्या है, cot 2x। जरा बच्चों इसका डेरिवेटिव निकालो, f डैश x, cot 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर 2x, और 2x का फिर से करोगे तो 2 आएगा। तो जरा देखो fx प्लस f डैश x के फॉर्म में ये बन रहा है कि नहीं। तो यहां से हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज दैट द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज e टू द पावर x cot 2x प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है सभी को, क्यों खुशबू, ओके चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 आज की डेट का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स, इसको भी करेंगे बच्चों इंटीग्रल बाय पार्ट से। ये बताइए फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, लॉगरिथमिक होगा, आइलेट में ये फर्स्ट हो जाएगा, अलजेब्रिक बाद में आता है ये सेकंड। तो सीधा सीधा फार्मूला लगाइए, फर्स्ट फंक्शन दैट इज लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, इंटू इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का तो ये आएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स डी एक्स। अब यहां पर भी आप इसको इंटीग्रेट करके लिख लीजिए, तो लॉग एक्स और इंटू में क्या है, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस, इसको करिए क्या 1 अपॉन एक्स को अंदर भेजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1 dx। बस अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आपका आंसर आ गया है। तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, इसको हम पहले लिख ले रहे हैं, इंटू में लॉग एक्स, हमने 1 बाई एक्स को अंदर भेजा है, 1 बाई एक्स ये जो बाहर यहाँ पे लिखा हुआ था इसको अंदर भेजा, तो ये हो जाएगा एक्स एक कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर एक्स स्क्वायर बाई 3 बचेगा, और सेकंड वाले में ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो फिर से जब इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा एक्स क्यूब बाई 3, और एक्स 3 यहाँ पर ऑलरेडी एक है भी, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 9, और ये हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन होगा एक्स माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स प्लस सी, यही हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है ओके, आते हैं तुम्हारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट पैटर्न पे हमने बताया भी था लास्ट लेक्चर पे, उसी पैटर्न पे है। फार्मूले आप लोग बताइएगा जहां पे जरूरत पड़ेगी,
एक्सरसाइज 7.7 का ये शायद क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे है, जब मैंने बताया था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से रिलेटेड है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 आज की डेट का? क्वेश्चन 5 हमें इंटीग्रेट करना है 1 + 3x - x² अंडर रूट ऑफ 1 + 3x - x² dx। मैंने इस पैटर्न के क्वेश्चन पे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि आप लोग को इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं जहां पे हमको क्या करना रहेगा, कंप्लीट स्क्वायर बनाना रहेगा। तो चलो इसको बनाते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन रहा है इक्वेशन, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट माइनस में है। करेंगे क्या, आप रूट के अंदर ही माइनस कॉमन ले लीजिए। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये सभी के साइन पलट जाएंगे। आप इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना लीजिए, x² - 3x - 1। अगले स्टेप में क्या करिए, आप इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाइए। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए करते क्या है, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं और उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर हमने ऐड किया -1 और माइनस कर दो इसी का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर आप माइनस कर दो तो ये हो जाएगा। अगले, हाँ बोलो। ओके तो ये है कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने बताया हुआ है आपको, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपने 10th में पढ़ा होगा। सबसे पहली बात तो ये देखते हैं कि x² का कोएफिशिएंट 1 है या नहीं। अगर 1 नहीं है तो पहले जो नंबर होगा x² के कोएफिशिएंट में उसको कॉमन लेंगे। मतलब पहला टारगेट यही रहता है कि हमें x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। 1 अगर ऑलरेडी है तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट है। फिर क्या करना है, जब 1 बन गया तो आपको देखना है x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट यानी कि जैसे यहाँ पे 3 है, नंबर से मतलब है, आप साइन छोड़, जी हाँ मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर ही है। तो आप क्या करिए, जो x का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करिए तो 3/2 हो जाएगा। उसके होल स्क्वायर को एक बार प्लस करिए एक बार माइनस करिए। अब देखेंगे फर्स्ट 3 टर्म, ये जो आप फर्स्ट 3 टर्म देख रहे होगे इसको हम लिख सकते हैं x - 3/2 का होल स्क्वायर और ये आगे आ जाएगा -1 - 9/4। तो कुल मिला के इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर -13/4। 13/4 को हम लिख सकते हैं √13/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे dx है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? करिए क्या, x माइनस साइन को आप अंदर भेज दीजिए। जब माइनस साइन अंदर जाएगा बच्चों तो यहाँ पे ये हो जाएगा √13/2 पॉजिटिव में, तो √13/2 का स्क्वायर माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब करिए क्या, x - 3/2 को t मान लीजिए, तो ये हो जाएगा dx = dt। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, √13/2 का होल स्क्वायर -t² dt। अब ये डायरेक्टली फार्मूले पे कन्वर्ट हो गया कि नहीं, √a² - x² वाले में हो जाएगा आगे। क्यों खुशबू? ओके तो अब आते हैं बच्चों उस पे डेफिनेट इंटीग्रल पे। बस क्वेश्चन आपके इतने ही थे। एक क्वेश्चन पूनम का है तो वो डेफिनेट इंटीग्रल पे है, तो पहले उसको थोड़ा सा बता दें फिर डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज पे आते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल देखिए बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रल में होता क्या है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेफिनिट और डेफिनेट इंटीग्रल। इंडेफिनिट में जो हम लोग सोल्यूशन पाते हैं वो जनरल सोल्यूशन होता है, वो पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं होता। बल्कि डेफिनेट में जो हम लोग सोल्यूशन पाएंगे वो कैसा सोल्यूशन होगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा या एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंटीग्रल कांस्टेंट सी हमेशा इंडेफिनिट में ऐड होता था, यहाँ पे आपको ऐसा कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे फंक्शन की जो भी वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, इंटीग्रेटिंग वैल्यू। साथ ही साथ किसी फंक्शन को डेफिनेट इंटीग्रल कहना या उसका इंटीग्रेट करना विद इन फाइनाइट इंटरवल, मतलब आपको लिमिट्स पता हो कि फंक्शन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करना है। तो किसी फंक्शन को किसी इंटरवल में इंटीग्रेट करने का मतलब होता है हम उसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं। मतलब कि अगर
कोई फंक्शन दिया हुआ है, मान लो ये fx कोई है कर्व, और हम उसको यहां से यहां तक, मान लो ये फंक्शन डिफाइंड है a से b पर, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए बच्चों फंक्शन को उस इंटरवल पे, जिस इंटरवल पे या जिस अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे आप निकालना चाहते हो फंक्शन का इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इंटरवल पे। तो यहाँ पर सपोज करो हमने एक पॉइंट कंसीडर किया जिसको हमने x कह दिया। तो बच्चों अगर हम, आपको पता ये होगा, अगर हम लोग एरिया निकालने पर आए तो एरिया हमेशा किसी क्लोज्ड फिगर का एरिया निकाला जाता है, सही है कि नहीं ये बात। तो यहाँ पर एरिया फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है, क्या कौन सा फंक्शन, एरिया फंक्शन, जिसको कि हम कैपिटल ए ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, मतलब एरिया फंक्शन है। जो कि होता क्या है, एरिया फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है, और एरिया फंक्शन होगा क्या, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को विद इन लिमिट a टू x। क्या करेंगे, जैसे मान लो ये क्लोज पोर्शन आप देख रहे हो, फिजिक्स वगैरह में इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग ने बहुत बार किए होंगे। कुछ सेक्शन का, क्रॉस सेक्शन का, या कुछ ऐसे स्मॉलर पार्ट्स का एरिया निकालना होगा, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसको ऐसे डॉटेड ज्वाइन कर देते हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया और इसका एरिया इक्वल मान लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो ये साइड नहीं है, ये तो कर्व का पोर्शन है, और लिमिट का यूज करके, टेंडिंग का यूज करके, जी हाँ। तो कहने का मतलब ये है, एरिया फंक्शन ऐसे डिफाइंड होता है क्या, फंक्शन को अगर हम किसी क्लोज्ड इंटरवल में इंटीग्रेट करें, फंक्शन को अगर हम किसी क्लोज्ड इंटरवल पे इंटीग्रेट करें बच्चों, तो हमें क्या मिलता है, एरिया मिलता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, जिसमें कि दो थ्योरम्स हैं बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, दो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आपके यहाँ पे सिलेबस में है, और बिना प्रूफ के केवल स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट तो यही है कि अगर फंक्शन a से b पर कॉन्टिन्यूअस हो, अगर फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल a से b पर क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, तो जो एरिया फंक्शन की बात करें तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो fx के इक्वल होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a b। ये है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है, अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल a टू b में डिफाइंड है, उस फंक्शन को हम एरिया फंक्शन यहाँ पे कह रहे हैं, तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज a डैश x किसके इक्वल होगा, फंक्शन के इक्वल होगा, यानी fx के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह से सेकंड थ्योरम क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसका एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, वो ये होता है क्या, कि अगर इंटीग्रेट करें हम एरिया फंक्शन को, या किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करें जिसको कि आप एरिया फंक्शन के नाम से जानते भी हो, भाई आप जाहिर सी बात है एंटी डेरिवेटिव मेथड लगाओगे कि अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये fx है तो इसका इंटीग्रेशन फिर ax होना चाहिए। तो हम जब fx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मान लो किसी फाइनाइट इंटरवल a से b पे, और हमको मान लो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वैल्यू मिल रही है कैपिटल fx, तो यहाँ पर मेथड क्या होता है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस होता क्या है कि इसका इंटीग्रल अगर ये fx है तो लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी x की जगह पे b रख देंगे माइनस, देन लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे बच्चों। तो ये होता है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, जिसमें आप एफ बी माइनस एफ ए, मतलब जो आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते हो, बीच में माइनस का साइन लगाते हो, वो किस थ्योरम में समझाया गया है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में, ठीक है। इसी पर रिलेटेड, सेकंड थ्योरम से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हमको करने हैं, थ्योरम्स के स्टेटमेंट से मतलब नहीं है हमें, बस केवल क्या करना है, फंक्शन को, केवल एप्लीकेशन है, फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग वैल्यू जैसे ही आ जाएगी बस लिमिट अप्लाई कर देना है, और कैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c कैंसिल आउट हो जाता है, ये बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है स्टार्टिंग में कि c यहाँ पर क्यों नहीं ऐड होता, क्योंकि एक बार आप जब अपर लिमिट लगाओगे तो प्लस सी रहेगा, जब लोअर लिमिट लगाओगे तो माइनस सी रहेगा, और वो सी से सी कैंसिल हो जाता है। स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बताया हुआ इंट्रोडक्शन में, ट्रिग्नोमेट्री में, वो इंटीग्रेशन में। तो चलिए इसी से रिलेटेड बच्चों 7.9 और 7.10 ये दोनों ही एक्सरसाइज बच्चों पूरा केवल इसकी एप्लीकेशन बेस पे है, आपको केवल क्या करना है, क्वेश्चंस लगाना,
बिल्कुल पढ़ना है, वही तो मेन है डेफिनेट इंटीग्रल में। इसीलिए मैंने कहा कि मैं जो कल का लेक्चर दूंगा उसमें केवल और केवल प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे। आप लोग ये दोनों एक्सरसाइज 7.9 और 7.10 के क्वेश्चंस लगाइएगा, जो प्रॉब्लम होगी उसको हमारे पास भेज दीजिएगा। और कल हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज पूरी मैं प्रूफ भी कराऊंगा जितनी भी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। वही इंपॉर्टेंट भी है डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू में। करना है 2x प्लस 3 अपॉन 5x² प्लस 1। करिए क्या, इसको अलग अलग कर दीजिए। 2x अपॉन 5x² प्लस 1 प्लस 3 को बाहर लेके 1 अपॉन 5x² प्लस 1। इसमें क्या करो, 5x² प्लस 1 को t मान लो, तो ये हो जाएगा 10x dx इक्वल्स टू dt, या फिर x dx हो जाएगा 1/10 dt। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बाहर ले लो तो 2/10 1/t dt प्लस 3, यहाँ पे बच्चों 5 आप कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1/x² प्लस 1/√5 का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है, बोलिए। अब बस करना क्या, ये जो सेकेंड फॉर्म आप देख रहे हो पहला तो log t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5 log t, लास्ट में भी t की वैल्यू रख देना, प्लस 3/5, और ये tan इनवर्स वाला फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। तो ये हो जाएगा क्या, 1/1/√5 इंटू tan इनवर्स x अपॉन 1/√5 प्लस c। तो कुल मिला के हो जाएगा 1/5 log t, t हमने क्या माना था 5x² प्लस 1, प्लस ये हो जाएगा क्या 3√5/5 log tan इनवर्स √5x प्लस c। बस अब आप क्या करो, इसको चाहो तो 3√5/5 सही है, यही फाइनल आपका आंसर होगी। कोई दिक्कत?